नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे कुछ भी आए, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि मोदी, शाह और साख, ये तीन शब्द अलग अलग, मोदी, शाह और साख, साख गिरी है दोनों नेताओं की। गुजरात लॉबी को पसीना आया है और दिन ही बड़ा खराब था। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पे कह दिया आधार कार्ड मान्य है। पूरे देश में एसआईआर के जरिए जो वोट काटने का अभियान चल रहे थे, सपना देख रही थी गुजरात लॉबी, खत्म। बहुत अच्छे पत्रकार हैं दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी, उनके पास ले चलता हूं, बातचीत सुनिएगा, आपको समझ आएगा कि राजनीति है क्या। मलिक साहब, बंद जी मुट्ठी, धन्यवाद संजय जी, नमस्कार। बंद मुट्ठी लाख की, शुक्रिया केपी मलिक साहब, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो ये जो मुट्ठी खुली है अभी, ये जो सच सामने आया है अभी, जो मोदी जी का जलवा था, जो मोदी जी का इकबाल था, क्या उस पर डेंट पड़ गया? मैं इसे बिल्कुल नहीं जा रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन चर्चा जो गडकरी साहब को लेकर हो रही है, पहले मैं उससे बाद में आऊंगा गडकरी साहब पे, पहले बताइए मुझे कि क्या कभी सोचा था कि धनगढ़ का इस्तीफा लेते समय कि अपना प्रत्याशी जिताने के लिए नानी याद आ जाएगी? क्या मोदी जी और शाह साहब की साख पे डेंट पड़ा या नहीं पड़ा, इस सवाल पे मैं शुरुआत करना चाहता देखिए संजय जी, आज सीधा सीधा अगर कहें, मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और खाली वो देश में नहीं, देश विदेश, पार्टी, संघ और जितने आपके एलाइज हैं एनडीए के और जितने विपक्षी दल हैं, सबके यहाँ अगर जरा सी भी वो प्रतिष्ठा घटी तो वो लिखा रहता है ना, कई बसों में पहले लिखा रहता है कि दुर्घटना घटी है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये दुर्घटना घट जाएगी। देखिए, हार जीत तो दूसरी बात है, जैसा कि आपने भी कहा, कौन जीते कौन नहीं जीते, तो जीतना हारना विपक्ष को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है इस जीत हार से। ना विपक्ष के पास कुछ खोने को है, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो तमाम उनके सहयोगी दल हो। खोना और पाना मोदी जी को है और उनके जो चाणक्य हैं, तथाकथित चाणक्य हो गए आजकल, वो उनको है, क्योंकि अब आवाजें अंदर से उठने लगी। देखिए, एनडीए तो पहले भी था, एनडीए के सहयोगी तो पहले भी थे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो पहले भी थे, लेकिन कभी भी हमने इस तरह के दावे पिछले 1-1.5 साल में नहीं किए कि इनके बलबूते पे ये कोई बड़ा एक्शन ले लेंगे। आज भी हमें कोई उनसे बहुत उम्मीदें नहीं है, मैं आपको बताऊं। थोड़ी सी उम्मीदें नायडू के लिए इसलिए दिखाई दे रही हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने नायडू के ऊपर 2 बड़े हमले किए। एक तो सीधा सीधा ही मान लिए कि जो बिल लाने की कोशिश हुई है कि भाई 30 दिन तक अगर आपकी जमानत नहीं हुई तो आपको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो इस टारगेट पर सीधे सीधे नायडू थे। दूसरा ये हुआ कि आपने नायडू को बिना कॉन्फिडेंस में लिए जगन मोहन रेड्डी को फोन कर दिया। तो जगन मोहन रेड्डी तो चंद्रबाबू नायडू के दुश्मन है, उन्होंने तो उनको जेल भेजा था। तो अगर आप हमारे कट्टर दुश्मन से दोस्ती यारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है। और खबरें तो यहां तक आती है, पहले भी मैंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी जी को वही लाने वाले हैं, वही लेके आए। अब जो दूसरी बात यह है कि हमें बाहर वालों की चर्चा थोड़ी कम करनी चाहिए। अक्सर हम करते रहते हैं, चर्चाएं आज अंदर हैं। संघ में, भाजपा में जिस प्रकार से मुरली मनोहर जोशी जी ने इतना बड़ा बम फोड़ा है, जिस प्रकार से रूडी जी ने इतना बड़ा इंटरव्यू 2 दिन पहले दिया है, ये इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई है? जो हिम्मत अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं कर पा रहे हैं, जो सीधी सीधी हिम्मत सर संचालक नहीं कर पा रहे हैं, वो हिम्मत मुरली मनोहर जोशी का करना, वो हिम्मत रूडी का करना, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ तो तार जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से अंदर से जो विरोध की आवाजें आ रही हैं, और मैं अक्सर आपके चैनल पे भी कहता हूं, बाकी जगह भी कहता हूं, कि करीब 3 दर्जन सांसद हैं जो विरोध का बिगुल लगातार बजा रहे हैं। अब तो वो भी आएंगे, क्योंकि वो तो इंतजार कर रहे थे कि बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधे, या घंटी की नहीं, घंटे की बात हो रही थी। तो वो घंटा जो है बांध दिया है मुरली मनोहर जोशी ने और बजा दिया है रूडी ने। तो अब बाकी लोग भी आएंगे और टनाटन घंटा बजाएंगे। तो ये जो परिस्थितियां बनी हैं, इससे मोदी जी बैकफुट पे आ गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जरा सा भी अगर मैसेज, ये देखिए, यहाँ उपराष्ट्रपति, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से
बीजेडी पीछे हट गया है, बीआरएस पीछे हट गया है, तो उन परिस्थितियों में एनडीए का जो उम्मीदवार है वो जीत जाएगा। लेकिन मार्जिन कितना होगा, विपक्षी दलों का हौसला कैसे अफजाई होगा, एनडीए के जो मोदी जी हैं वो कमजोर कैसे सिद्ध होंगे। और ये कमजोर अगर देश में हो रहे हैं और ये खबर और इस तरह की चर्चा बाहर विदेशों में होने लगती है, अपने देश में होने लगती है, और प्रतिष्ठा डाउन मोदी जी की होती है, तो बहुत बड़ा नुकसान मोदी जी को और उनके चाणक्य को हो जाएगा। और ये आवाजें तो रुकेंगी नहीं, रूडी जैसी आवाजें और मुरली मनोहर जैसी आवाजें, ये तो और बढ़ चढ़ के आएंगी। अभी तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं। तो चिंता इनको इस बात की है कि इनको कैसे रोका जाए, और ये अपने कील कांटे वो भी देख रहे हैं कि उनमें कुछ दम बचा है कि नहीं, जो ईडी, सीबीआई, तोता मैना और ये चुनाव आयोग में बचा है कि नहीं बचा है। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि फाइलें अभी भी इनके पास हैं। टीआरएस क्यों डरा हुआ है, बीआरएस क्यों डरा हुआ है, अभी भी जो है नवीन पटनायक को डर लग रहा है सत्ता सब गंवाने के बाद। मायावती क्यों डरी बैठी हैं, तो कहीं मायावती के तरज पे ही तो नहीं चल रहे हैं केसीआर और नवीन पटनायक, वो भी कहीं मायावती की टू कॉपी तो नहीं बनने जा रहे हैं। तो देश में जब इस तरह के नेता हो जाएंगे जो आज भी डर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी चोरी का डर है। देखिए, इसमें बात यह है कि खुल के वो इसलिए नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं उनको चोरी का डर है कि हमारी चोरी खुल जाएगी, तो वो जनता के सामने नहीं आ पा रहे हैं और उसी में ब्लैकमेल होके वो इनके साथ जा रहे हैं। वो उनकी मजबूरी हो चाहे कुछ हो, लेकिन जनता को धोखा देने का काम वो कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं और सबकी निगाह गडकरी साहब पे है। सुना है कि गडकरी साहब सुबह सुबह कुछ नाश्ता कराने जा रहे हैं, बढ़िया छोले भटूरे, बढ़िया आलू के पराठे, और आ रहे हैं विपक्ष के नहीं, सत्ता पक्ष के सांसद। ये भटूरे क्या बोर्ड में भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? हाँ देखिए संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोर्चा खुल गया है और मोर्चा खोल के संघ और भाजपा में इस तरह का एक वर्ग खड़ा हो गया है जो गुजरात लॉबी के खिलाफ खुल के आ गया है। और गडकरी जी तो साफ दिखाई दे रहे हैं, आप जिस प्रकार से गडकरी के ऊपर इन्होंने हमला किया है, गडकरी मोर्चे पे आ गए हैं। और खबर यह है जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कल गडकरी जी के घर पे नाश्ता करने के लिए महाराष्ट्र के और गोवा के सांसद आ रहे हैं और वो किसी नई रणनीति को बनाएंगे। वो क्या रणनीति बनाएंगे, वो पार्टी के खिलाफ वोट डालेंगे, वो कुछ नया करेंगे, वो तो कल ही पता लगेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन खबरें इस प्रकार की हैं कि गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में सतह पर आ गई है और यही घबराहट चाणक्य की और साहेब की है। यही उनके माथे पर तोरियां लेके आया है जो हरकतें आज समाजवाद उसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ में चल रही, क्योंकि संघ भी पूरी लॉबिंग बैकफुट से कर रहा है। अब आप खतरा यह है कि उत्तर प्रदेश के सांसद कहां जाएंगे, योगी जी की लॉबी क्या करेगी, गडकरी की लॉबी क्या करेगी, शिवराज की लॉबी क्या करेगी। सब प्लेट में लेके आएंगे क्या, थाली में सजा के वोट लेके आएंगे, या चुपचाप कहीं दूसरी तरह के डाल देंगे इनको कमजोर करने के लिए। ये देखने वाली बात है, क्योंकि नींद आज दोनों को नहीं आएगी और आज ये कयामत की रात है। जी बिल्कुल ठीक बात है कि कयामत की रात है। और दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा, जेपी नड्डा और मोदी जी की डिनर पार्टी कैंसिल हुई। कहा गया था पंजाब हिमाचल की बाढ़ की वजह से कैंसिल हो गई। बाढ़ तो आए हुए बहुत दिन हो गए, जिस समय पार्टी रखी गई थी, जिस समय राजस्थान के सांसद बुलाए गए थे, बाढ़ तो उस समय भी थी, तो उस समय तो याद नहीं आया। अब बाढ़ का दौरा लेके कैंसिल की गई। ये जो बेचैनी पैदा हो गई कि अगर डिनर पार्टी रखी और उसमें 1-2 दर्जन सांसद नहीं आए, गायब हो गए, तो मतलब डिब्बा गोल हो जाएगा। ये संकेत हो जाएगा कि गई हुकूमत, हो गया विदाई, हो गया रिटायरमेंट प्लान। क्या कारण था कि डिनर पार्टी कैंसिल की गई? देखिए संजय जी, जो परसों नड्डा जी के घर पे पार्टी रखी गई थी, उसमें हुआ ये था कि मैं 2 चक्कर नड्डा जी के घर के बाहर लगाए थे। वहां खूब तैयारियां हो रही थी, टेंट वेंट लगे हुए थे और बारिश की संभावनाओं को देखते हुए ऊपर तिरपाल भी लगाई गई थी और 2-3 ट्रक वहां आ गए थे जिसमें खाने का सामान और दूसरी व्यवस्था, चेयर, कुर्सी, शामियाने सब आ रहे थे और लगातार तैयारियां लगभग पूरी हो गई थी। और एकाएक ये जो है खबर आई कि शाम का जो डिनर था वो कैंसिल कर दिया गया। तो जब इस तरह की खबर आई तो हम लोगों की बेचैनी बढ़ती, हमने जानने की कोशिश की। तो हमारे सूत्रों ने बताया कि कई ऐसे सांसद हैं जिनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे सांसद हैं वो कह रहे हैं हमारी माताजी की तबीयत खराब है, कोई कह रहे हैं कि मेरे बच्चे का मुंडन है।
तो वो कई सारे ऐसे बहाने थे कि जिसमें करीब 2 से ढाई दर्जन सांसद आने में असमर्थ या असमर्थता जता रहे थे। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के 2 ढाई दर्जन अगर सांसद नहीं आए, तो मीडिया में इस तरह की खबरें फैल जाएँगी और वो बड़ा नुकसान कर सकती हैं, एक परसेप्शन बना सकती हैं सत्ता के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ। तो लिहाजा इस लंच को, डिनर को कैंसल किया जाए। अब डिनर को कैंसल करने के लिए कोई बहाना तो चाहिए और गरीब की जो औरत होती है वो सबकी भाभी है। तो आज तो गरीब है, सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो पंजाब है। और पंजाब के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया गया। पंजाब में सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के फावड़ा और वो कृपाल लेके वहां पहुंचे हुए हैं, सब बाढ़ की खुदाई कर रहे हैं और वो लगे हुए फोटो, तमाम वीडियो तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की और सांसदों की पंजाब से आ रही है, वो तो आप देख ही रहे हैं। बाढ़ तो मेरे ख्याल से आपके पड़ोस में बनारस में भी आई हुई है, बाढ़ तो मथुरा में भी आई है। तो ये सांसद कहाँ है भाजपा के? यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे। तो सांसदों का जो है ठीकरा फोड़ना पंजाब के ऊपर, पंजाब के साथ जिस तरह का व्यवहार तत्कालीन सरकार कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पंजाब के लोगों में इसको लेकर बहुत गुस्सा है और उनके ऊपर आप जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए ये बहाना, और वो तो आप पुरानी बात करें नड्डा जी का, प्रधानमंत्री जी ने क्यों कर दिया? जो आज शाम को जश्न होना था, डिनर होना था और तमाम चीजें होनी थी, वो एकाएक क्यों हो गया? तो परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि जो नजरिया बीजेडी और ये चंद्रबाबू केसीआर की पार्टी ने निर्णय लिया है, इससे कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। इनकी फाइल ईडी वीडी को दिखा दी गई है और वो कविता को दोबारा जेल ना भेज दिया जाए, कहीं इस हालत में पटनायक जी को जेल ना जाना पड़े। इन सब चीजों से बचने के लिए वो मायावती जी की भूमिका में आ गए हैं और इससे एनडीए मजबूत दिखाई दे रहा है बाहर। तो अब अंदर कितना मजबूत है ये तो कल ही पता लग पाएगा शाम को। संजय जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं केपी मलिक साहब की, कल पता चल पाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल और उठा, पूरे देश में साजिश की गई थी कि एसआईआर के जरिए वोट काट दिए जाए। 2022 के चुनाव में मैंने तो खुद देखा था, जो लहर थी वो एकदम वोट पे कन्वर्ट नहीं हो पाई। मैं भी बड़ा हैरान था। बाद में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यादव और मुसलमानों के वोट छांट छांट के काट दिए गए। तो एसआईआर के जरिए फिर से पुरानी कोशिशें की गई कि फिर से एक बार एसआईआर के जरिए वोट काटे जाएं। आधार कार्ड को माना नहीं जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में लोकतंत्र को बचाते हुए कह दिया कि नहीं, 12वें चीज के 12वें पत्र के रूप में, 12वें विश्वास पत्र के रूप में आधार को मान लिया जाएगा, यानी प्रमाण पत्र 12वां आधार होगा। तो पूरे देश में कम से कम देशवासियों के लिए, विपक्ष के लिए एक राहत भरी खबर आई कि आधार को भी माना जाएगा। ये जो कितना बड़ा झटका है ज्ञानेश कुमार के लिए, पहले तो मैं ये पूछूंगा और फिर ज्ञानेश कुमार के चरित्र पर मैं कुछ और बातें करूंगा आपसे। कितना बड़ा झटका मानते हैं ज्ञानेश कुमार और बीजेपी दोनों के लिए? देखिए संजय जी, अगर आप ये देखते हैं, मैंने आपको पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि आजकल कुछ ब्यूरोक्रेट या कुछ जो संस्थाएं हैं, जजेज हैं, वो बहुत ज्यादा दबाव में आ नहीं रहे हैं और कई सारे ब्यूरोक्रेट्स ने भी इनकी बात सुननी बंद कर दी है। जैसा कि मैंने कहा, मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पे है, साहेब की, चाणक्य की प्रतिष्ठा दांव पे है। तो कम से कम ये भी मौसम विज्ञानी होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कमजोर स्थिति में आ चुके हैं, इसलिए इनको थोड़ा संज्ञान लेना इनकी बातों पे कम कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट भी उतना दबाव में, जैसे समय समय पर आरोप लगते हैं कि कोर्ट भी कई जगह दबाव पे आ जाता है। एक तो कोर्ट का ये फैसला खैर सराहनीय है। दूसरा, अगर आप बात करते हैं चुनाव आयोग जिस प्रकार से चीजें कर रहा है आज की डेट में, उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ज्ञानेश कुमार जी कोई बहुत अच्छा कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, वो भी एक आगे बढ़कर डर के जितनी चीजें कर सकते हैं। आपने देखा कितनी किरकिरी उनकी हुई थी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। खैर, मैं यहाँ बात दूसरी संजय जी कर रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल संस्था थी, उसमें तमाम संस्थाओं के ऊपर इस तरह की चर्चा होती थी, बात आती थी कि भाई ये संस्थाएं सरकार से प्रभावित हो जाती है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। और तीनों को तो ये माना जाता था, खासकर सीबीआई को तो कई बार इन्हीं जजों ने कहा था कि सीबीआई जो है सरकार का तोता है। लेकिन इस बार तो हमने तोता मैना के ऊपर एक बड़ा जो है गिद्ध भी बैठा देखा चुनाव आयोग के रूप में, एक और नया शामिल हो गया है।
तो ये इस पे हम लगातार मांग करते हैं कि पुलिस का भी ऐसा ही एक आयोग बनना चाहिए। लेकिन आज हमें लग रहा है कि अगर आयोग बन भी गया तो क्या उखाड़ देंगे? ये तो सरकार के पुलिस सरकार की कठपुतली है। अब तो चुनाव आयोग भी कठपुतली बन गया, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क तो है ही नहीं। तो फिर रहने दीजिए, क्यों पैसा खर्च करना है एक नया आयोग बना के, क्यों किसी को बिठाना। दूसरी बात संजय जी, आपको ये देखनी होगी कि चाणक्य जी जो लगातार कमजोर हुए हैं, यहाँ मैं इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि भाई जो आपने चुनाव किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, और वहां जो चाणक्य जी के नाम पे कुछ निशिकांत दुबे जैसे विद्वान क्रांतिकारी रणनीतिकार जो आए थे, और संजीव बालियान जैसे को बलि का बकरा उन्होंने बना दिया। पहले तो बेचारे को इलेक्शन में हराया और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करके उसकी ऐसी स्थिति कर दी कि आज एसडीएम और वहां पटवारी उनकी बात नहीं सुन रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उनकी ये हालत हो गई कि पटवारी भी उनकी बात नहीं सुन रहा है। इस स्थिति में तो संजीव बालियान जी आ गए। दूसरा आपने क्या किया है कि चाणक्य को कमजोर करके और एक संदेश दे दिया है कि चाणक्य जी कमजोर हो चुके हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव नहीं जिता सकते, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव, वो बिहार का चुनाव या बाकी चुनाव कैसे जिता पाएंगे। और उसी में मैं आखिर में जोड़ता हूं कि चाहे संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अब वहां पे जो है मुखर होकर लोग सामने आने लगे हैं। पहले दिन जो है आपने देखा कि मुरली मनोहर जोशी जी आ गए, दूसरे दिन 2 दिन से उधम मचाए हुए हैं आपके ये अपने जो चुनाव जीते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का रूडी जी। अब इसके बाद कल को कोई नए क्रांतिकारी भारतीय जनता पार्टी के आ जाएंगे, तो ये जताता है कि अंदर ही अंदर खेमेबाजी शुरू हो गई है। अब और देखिए, और जो सच्चाई की बात है और जो सही बात है, इसमें संजय जी आपको ये भी देखना होगा, चाहे वो संघ हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर लोग हों, वो ये नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाए। वो ये चाहते हैं कि सरकार बनी रहे और अपना कार्यकाल पूरा करे 29 तक, लेकिन गुजरात लॉबी की ससम्मान विदाई हो और ये भी मार्गदर्शक मंडल में जाए या कहीं और थैला वैला उठा के जाए। ये कोशिश संघ की और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। इसीलिए हम इतने मुखर होकर बोल रहे हैं। हम खाई एनडीए के सहयोगी या विपक्ष के सहयोगी उनके बलबूते पे मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वो तो खुद डरे हुए लोग हैं बेचारे। अगर वो ना डरते तो वो एनडीए में चुपचाप नहीं घूम रहे होते। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे तमाम जो दल हैं आज एनडीए के साथ, वो तो खुद डरे हुए हैं। उनका तो हमें कहीं जिक्र ही नहीं करना, हमें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोगों का जिक्र करना है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग जो हैं उनकी ज्यादा क्रांति की बात हो रही है। और एक आखिरी सवाल मैं लूंगा कि संघ जो है वो बड़ी बारीक से निगाह रख रहा है। 17 सितंबर एक निर्णायक दिन होगा। प्रधानमंत्री किस मुंह से कहेंगे कि जो मार्गदर्शक मंडल 75 साल की आयु के लिए बनाया गया था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, जिसमें मुरली मनोहर जोशी को भेज दिया गया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये किस मुंह से कहेंगे? 17 सितंबर को वो राष्ट्र के नाम क्या संदेश देंगे, अपने भक्तों के नाम क्या संदेश देंगे, या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव या बीजेपी की रणनीति या संघ की कोशिश वाकई में उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज देगी? क्या लगता है आपको? संजय जी, वो तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है। उसमें तो सुमित्रा महाजन है, विजय कुमार मल्होत्रा है, तमाम लोग थे जिनको किया गया था। कोई इसमें एक बात नहीं थी। लेकिन मुखर होकर उनमें से जिस प्रकार से मुरली मनोहर जोशी आए, कई लोग इस बीच में स्वर्गवासी हो गए हैं। लेकिन मुरली मनोहर जोशी जी की थोड़ी उम्र ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनका दिमाग तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उनको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। विद्वान आदमी है, प्रोफेसर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। 5 से 6 दशकों से वो भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े रहे हैं, तो उनको एक एक चीज पता है। तो वो अगर इस उम्र में इतने मुखर होकर बोल रहे हैं, और मार्गदर्शक मंडल में तो पिछले 10 साल में अगर मार्गदर्शक मंडल का असली कोई मतलब नजर आ रहा है तो वो तो अभी नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने उन चीजों को उठाया, तथ्यात्मक रूप से उठाया है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट दे दिया है, बाकायदा उन्होंने 70 पेज की रिपोर्ट पेश की है और उससे साहब घबरा गए। वो रिपोर्ट लीक हो गई और 15 अगस्त को जल्दबाजी में साहब जो है वहां पे चित्कार भर दी उन्होंने। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने गिफ्ट दे दिया दिवाली का। दिवाली अभी आई भी नहीं है और उन्होंने जो है गिफ्ट दे दिया कि भाई जीएसटी का मैं गिफ्ट दे रहा हूं। ये गिफ्ट लिया किसने था? जनता से छीना किसने था पैसा?
या जीएसटी के तौर पे, और वो जीएसटी कुछ थोड़ा बदल के और उसको हटा के आप बड़ा गिफ्ट देने की बात कर रहे हैं। तो ये हड़बड़ाहट में दिया गया बयान है और हड़बड़ाहट में लिया हुआ जीएसटी का फैसला है। इससे भी कहीं ना कहीं विपक्ष मुखर हुआ है और इससे भी कहीं राहुल गांधी जैसे नेताओं को ये कहने का मौका मिल गया है कि हमने तो पहले ही कहा था ये गलत है, नोटबंदी और जीएसटी लगाना गलत है, और आज वो हमारी बात सिद्ध हो गई है, इसीलिए सरकार को वापस लेना पड़ा है। तो ये हर लिहाज से चौतरफा गिर गए हैं और चौतरफा ये बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए भले ही ये उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जिता ले जाएं, लेकिन साख तो गिरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की, धन्यवाद। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और आप भी सिद्धांततः इस बात से सहमत होंगे। सहमत हो तो 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भेजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।